अच्छी संख्या में उपस्थित है यहाँ। ये मुझे लगता है दानिश जी के बहुत अच्छे प्रबंधन का कमाल है, उनकी संवेदनशीलता और उनके दायित्व का कि सब यहाँ आने में खुशी महसूस करते हैं, सबको अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों के समक्ष हूँ प्रेस वार्ता के लिए। वो लोग मुझे शुरू करेंगे कुछ? मैं अपने से शुरू करूँ? मैं अपने से शुरू करूँ। देखिए, देश में लोकसभा के जो चुनाव हैं राजनीतिक परिदृश्य में, उसमें जो हम बिहार की बात करते हैं तो जो मीडिया का जिस पे अधिकांश समय ध्यान होता है, और मुझे लगता है कई बार लोग इस तरह की बेतुकी बातें इसलिए करते हैं, मैं तेजस्वी यादव जी के बारे में बात कर रही हूँ, वो हमेशा बेतुकी बातें करते हैं कि मीडिया उनकी तरफ ध्यान दे, और उन्हें लगता है कि वो एक थोड़ा सा एक उनके व्यक्तित्व का भी पतन है और उसकी गिरावट है, और साथ में होता क्या है कि उनकी ऊटपटांग चीज़ों की तरफ मीडिया भी ध्यान दे देता है, क्योंकि मीडिया को कई बार कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत तौर पर, नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और समझ के तौर पर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो किसी तरह का प्रश्न खड़ा कर सकें, खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में, या भारतीय जनता पार्टी के विषय में, या एनडीए गठबंधन के विषय में। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से हर एक व्यक्ति उस दौर का गवाह होगा, या तो अपने लोगों से सुना होगा, नई पीढ़ी के लोगों ने, या लोगों ने भोगा होगा उस समय को, जब कहने में बहुत आसान सा लगता है एक शब्द जंगल राज, या सुनने में बहुत आसान लगता है कि महिलाएं उस समय असुरक्षित थी, पर वो किस कदर असुरक्षित थी और कैसा जीवन जीती थी, आप में से हर एक व्यक्ति इस विषय में जानता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पत्रकार होने के अलावा एक बुद्धिजीवी, चेतन और जिम्मेदार देश के नागरिक होने के लिए भी आप लोग इस तरह के व्यक्ति जो हैं, तेजस्वी जी जो हैं, उनके बेतुके और अनर्गल बयानों पे ध्यान देने की बजाय मुझे लगता है उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो किसी भी विषय पर बोल सकें। राजनीति से इतर बात करते हैं, क्या व्यक्ति के तौर पर उन्हें कोई नैतिक अधिकार है, वो बोल सकते हैं? इतने बुद्धिजीवी और कर्मठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, और आप में से हर एक जानता है कि बिहार उर्वरता की, कर्मठता की और प्रतिभा की भूमि है। जहाँ का व्यवसाय आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर होने चाहिए थे, उनके पिताजी के समय में जहाँ अपहरण एक उद्योग बना दिया गया था और रंगदारी, वो व्यक्ति बात करेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके पिता के और उनकी माताजी के समय में कितनी महिलाएं सुरक्षित थीं। वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं जिनके समय में एक आईएएस की पत्नी आज जो दलित वोट मांगने का ढोंग करते हैं और शोषितों के साथ खड़े होने का स्वांग रचते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जिसके समय में एक दलित आईएएस की पत्नी, उस पत्नी की माँ, उसकी भतीजी और उनकी नौकरानियां सालों साल शोषण का, शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। मैं आईएएस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बनना बिहार के लोगों का सपना होता है, देश के युवा का सपना होता है। और जब एक व्यक्ति आईएएस बनता है तो गांव जौहार का और पीढ़ियों का नाम रोशन होता है। और वो व्यक्ति कितना असहाय रहा होगा, कितना असहाय रहा होगा कि उसकी पत्नी का, उसकी माँ का, उसकी भतीजी का शोषण होता रहा और वो चुप भी नहीं बोल सकता था। किस कदर मिली भगत रही होगी नेताओं की, माफियाओं की, अधिकारियों की, आप कल्पना करके देखिए। आप सिर्फ उस जगह पे खुद को खड़े करके देखिए। मेरी महिला मित्रों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विषय राजनीति का नहीं है। हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय समाज और व्यक्तित्व रहना चाहिए, उस विषय पे हम बात करना चाहते हैं। क्या बिहार के युवाओं को एक ऐसा व्यक्ति मंजूर है कि हमारी बहनों को, आप लोग पत्रकार हैं, एक व्यक्ति मंजूर है जिसके समय में आईएएस की पत्नी सुरक्षित ना हो? तो आपकी और मेरा तो फिर विषय ही नहीं हो सकता। कितने सारे विधायक थे जो उस समय जिनकी हत्या कर दी गई, जहां जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं, उसका परिवार सुरक्षित नहीं। और अगर उनके सिर फिरे सालों का मन कर जाए, या उनके समय के जो बड़े बड़े गुंडे हैं उनका मन कर जाए, तो फिर घटित होगा कोई शिल्पी गौतम कांड। पढ़ा होगा आप लोगों ने शिल्पी गौतम कांड। उनके यहाँ सुरक्षित है उनकी हवाई जहाज से सिंगापुर से बिहार की धरती पर उतरी हुई बहन। उनके लिए महिला उत्थान का अर्थ है अपने घर की बेटियों को टिकट देना, राज्यसभा भेजना, सदन में भेजना, उन्हें नेता बनाना, उन्हें स्थापित करना। मुझे लगता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का विषय नहीं है, विषय बिहार के भविष्य का है। हम लोग, आप भी पत्रकार लोग, आप एक चौथा स्तंभ है, साथ ही साथ बहुत बुद्धिजीवी और चैतन्य लोग हैं। आप बिहार को कैसा देखना चाहते हैं? मैं तो उनसे एक बात और कहना चाहती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के इतर वो जाति की बात करते हैं ना, वो करें जाति पर बात, स्वागत है, साधुवाद है, बशर्त कि वो जाति के लिए ही ईमानदार हो। मुझे बताएं कि उनके आने के बाद जाति विशेष के जिसके वोटों पर भावुक अपील
सत्ता में आते हैं उसके कितने लोगों को उन्होंने आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता ने तो यही सिखाया ना कि लाठी में तेल मिला के तैयार रहिए। अपने बेटों को भी उन्हें यही सिखाना था कि आप भी लाठी में तेल मिलाइए, बेटियों को भी यही सिखाना था। उन्हें सिंगापुर में नहीं बिहाना था, उन्हें हरियाणा के बड़े परिवारों में नहीं बिहाना था। मेरे साथियों, मैं बार बार एक बात कहना चाहती हूँ, सरकारें बन जाएंगी, आएंगी, जाएंगी, पर आने वाले समय में बिहार कैसा होगा? आप में से अधिकांश की इच्छा होगी, पत्रकार भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक मौका मिले और आप दिल्ली चले जाएं, पुणे चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लालू जी का परिवार और उनकी मानसिकता, उनकी प्रकृति, प्रवृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी पूरी सक्षमता, अपने भाव के साथ चुनाव में लड़ेगा, एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा रहेगा और बिहार की बेहतरी के लिए काम करेगा। पर पत्रकार बंधुओं, मेरे भाइयों, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप निष्पक्ष होकर इस विषय में लिखें कि आने वाला बिहार कैसा होगा, उसकी तकदीर कैसी होगी, उसकी तस्वीर कैसी होगी। क्या गुजरात के, पुणे के, दिल्ली के, मुंबई के एक एक कमरे के फ्लैट में हमारे बच्चे आने वाले समय में जिएंगे, या बड़े बड़े हमारे गांव जवाहर के छठ घाटों पर हम पूजा करेंगे? यह हमें तय करना है। मातृशक्तियां संस्कृति की वाहक होती हैं, आपको तय करना है कि उनके समय में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं, शिल्पी गौतम कांड होता है तो आने वाली आप यहां रहना चाहेंगे, आप कहीं चले जाना चाहेंगे? आप आने वाले बिहार के विषय में तय करें। और समाज में हर चीज एक उदाहरण होती है। जब आरजेडी परास्त होती है, जब लालू परिवार परास्त होता है, तो वो प्रतीक है वैसे व्यक्तियों के जो समाज को बांटते हैं। और ऐसे बांटने और तोड़ने वाले लोगों को परास्त होना ही चाहिए समाज के निर्माण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए। देखिए, विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब सभ्यताएं नष्ट होती हैं तो वो खड़ी हो जाती हैं। जापान भी खड़ा हो जाता है परमाणु हमले के बाद भी। जो आप नैतिकता को नष्ट कर दीजिए, आप संस्कृति को नष्ट कर दीजिए, आप चेतन भाव को नष्ट कर दीजिए और संवेदनशीलता को नष्ट कर दीजिए, तो समाज, राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। तो बिहार में भी वही एक घुन इन्होंने लगा दिया है। वो फिर आएंगे। उन्हें पता है कि मैं एक भावुक अपील करूंगा, मैं नवरात्रि के पहले दिन, इतना ना समझ मत समझिए कि वो इतने ना समझे कि उन्हें नहीं पता कि अगर मैं मछली दिखा रहा हूं उसका अर्थ क्या है। नवरात्रि के पहले दिन अगर वो मछली दिखा रहे हैं, उन्हें उसका अर्थ पता है। वो कुछ कट्टरपंथी लोगों को खुश कर रहे हैं और साथ ही वो मखौल उड़ा रहे हैं बिहार की संस्कृति का। एक दिन बाद छठ भी है, वो कह रहे हैं कि आप करते रहिए, आपको जो करना है, मैं ऐसे ही मछली दिखाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर जाति के नाम पे भावुक अपीलें करूंगा, फिर वोट लूंगा और फिर अपनी जीतने की कोशिश करूंगा। क्योंकि उन्हें पता है कि वो हमारी भावनाओं से खेल सकते हैं।